गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? तो बढ़िया हो गया आए हो और आपकी पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा था और केमिकल बॉन्डिंग में से कुछ चीज़ें जो है अपन ने पढ़ ली थी और कुछ अभी अपनी बाकी है। तो एक्चुअल में अपना आयनिक बॉन्ड जो है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें बता दी थी। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसे अपन थर्मोडायनेमिक्स में भी कवर करेंगे, बाकी यहाँ भी एक बार पढ़ लेते हैं। नाम आप देख रहे होंगे, बोर्न हैबर साइकिल। एक्चुअल में बोर हेवन साइकिल जो है वो काम में क्यों लिया जाता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, इस बात को अपन पहले समझेंगे। ठीक है ना। बोर्न हैबर साइकिल जो है वो इसलिए काम में दिया जाता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है उसकी यदि हमको लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो अपन बोर्न हैबर साइकिल काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिससे हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जो आयनिक सॉलिड होता है उसको, कोई भी आयनिक सॉलिड है उसको हम उसके आयंस में यानी गैसियस आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी हम उसको देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल एनर्जी या फिर हम लैटिस एनर्जी उसको बोलते हैं, क्योंकि उसका क्रिस्टल लैटिस जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा ही फॉर्मेशन में भी होता है कि कोई भी जो अपने पास में आयंस है, उन आयन से अपन को एक आयनिक सॉलिड बनाना है। तो उस आयनिक सॉलिड को जब बनाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको उसको देना पड़ेगा, यही चीज अपन को वहां पर सीखनी है। तो देखिए क्या होता है, जब अपन किसी आयनिक सॉलिड को बनाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, इसलिए सिस्टम के लिए नेगेटिव होती है, इसलिए लैटिस एनर्जी जो होती है फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव आती है। और यदि हम कोई बॉन्ड वगैरह ब्रेक करते हैं तो हम उसको देते हैं, तो वहां से एनर्जी क्या होती है उसकी, पॉजिटिव होती है सिस्टम की। तो देखिए क्या होता है, जैसे अपने पास में Na गैसियस Na सॉलिड है और हाफ Cl2 गैसियस है, और इससे हमको मिल रहा है NaCl सॉलिड। और इसमें जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, Na आयन चाहिए। तो Na आयन चाहिए तो Na अकेला तो रहता नहीं, पूरे मेटल का जो क्रिस्टल रहता है उसमें रहता है। तो मेटल के क्रिस्टल में से यानी सोडियम मेटल जो है उसके सॉलिड क्रिस्टल में से हमको क्या करना पड़ेगा, Na आयन निकालना पड़ेगा, वो भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी Na गैस बनाएंगे, और सॉलिड से जब कोई सब्सटेंस गैस बनता है सीधा, तो वहां जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो यहां पर हमको देनी पड़ेगी इसको सब्लिमेशन एनर्जी, और ये एनर्जी हमको सिस्टम को देनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये होगी पॉजिटिव, और इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। मैं यहां लिख देता हूं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है। अब हमने गैसियस आयन, गैसियस स्पीसीज को बना लिया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि आयन बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये हमने क्या किया, इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी। तो ये अपन को मिल गया Na+1। ठीक है। ये भी क्या होगी, सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये भी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को दे रहे हैं ताकि उसमें से क्या निकल सके, एक इलेक्ट्रॉन निकल सके और वो आयन बन सके। तो इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं,
आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका Na सोडियम का आयन जो है वो गैसियस स्पीसीज में तैयार हो गया। अब ये रिएक्शन करने के लिए रेडी है। अब हमको क्या चाहिए, क्लोरीन का भी क्या चाहिए, आयन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन का आयन भी लेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं इसको रेड से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, इसको गैसियस में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो गैसियस में है। अब हमको तो क्या चाहिए, एक Cl चाहिए। तो मतलब बॉन्ड इसका ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आ गई बात समझ में। तो मैं इसको बोल देता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए, ये तो 1/2 Cl2 है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि हमको तो एक Cl के लिए चाहिए ना। तो ये भी क्या होगी, ये भी पॉजिटिव हो, क्योंकि सिस्टम को दे रहे हैं। तो ये भी हो गई पॉजिटिव। और यहां से आपको क्या मिला, Cl2 गैस। ये हाफ Cl2 था, अब Cl2 आपको मिल गया। बताओ कोई दिक्कत। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसको आयन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन देना है। तो इसके लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होगा, यहां से एनर्जी निकलती है। यहां से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये ध्यान रखना, ये सिस्टम के लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी। आगे बात समझ में। अब ये बन गया Cl नेगेटिव। क्लियर है। अब मैं Cl2 लिख रहा हूं, आप इसको Cl, मैं Cl2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि Cl हम लिख नहीं सकते, एक्चुअल में ये Cl2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। आगे बात समझ में। वैसे ये क्या है, Cl है, ये भी क्या है, Cl है। यहां लिख देता हूं मैं, ये Cl है और ये भी क्या है, Cl है। क्लियर है। अब देखो, इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे और ये बना देंगे आपको NaCl। और NaCl बनाएंगे तो दोनों में बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनेगा तो इस टाइम भी यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और ये क्या होगी, सिस्टम के लिए नेगेटिव होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक साइंटिस्ट था हैस नाम का, उन्होंने कहा था कि कोई भी रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, जैसे मैंने इसे बोल दिया स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है ना। इसमें स्टेप तो सिंगल ही है, मैं इसको बोल देता हूं टाइप। टाइप फर्स्ट हो गया और ये टाइप सेकंड हो गया, ये हो गया टाइप सेकंड। तो अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है अपन को, कि ये जो फर्स्ट टाइप है इसमें तो एक स्टेप हो रही है सीधी। और ये जो सेकंड टाइप है इसमें एक दो तीन स्टेप के बाद चौथी स्टेप में अपन क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो ऐसने ये कहा था कि चाहे आप किसी रिएक्शन को, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक स्टेप में करो, चाहे अलग अलग स्टेप्स में करो, उसके होने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी चेंज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बोर्न हैबर साइकिल जो है उससे रिलेट करता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई किस तरह से हमने जो है सोडियम से सोडियम आयन बनाया, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनाया और सोडियम क्लोराइड आयन बनाया। और इसमें जो एनर्जी चेंज हुआ इसे हमने लैटिस एनर्जी बोल दिया। अब इसको ओवरऑल कैसे समझोगे, आपके इसके बराबर कैसे आई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी एनर्जी को ऐड कर देंगे और वो होगी इसके बराबर। ठीक है, कैसे समझिए। जैसे मैं कहूं कि यहां से लिख देते हैं अपन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किस किस के बराबर होगी, किस किस के बराबर होगी। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी, फिर हमारे पास में क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। पॉजिटिव है तो हम भी यहां भी इसको पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पॉजिटिव है ना उसको यहाँ भी पॉजिटिव लेना है, जो यहाँ नेगेटिव है उसको यहाँ नेगेटिव लेना है। आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, सब्लिमेशन हो गई,
आयनाइजेशन एनर्जी होगी। उसके बाद कौन सी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो उसके बाद में आ गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसका क्या करना है, 2 करना है। उसके बाद में अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव है तो अपन को नेगेटिव लेनी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद कौन सी आ रही है, लैटिस एनर्जी आ रही है, तो इसको भी अपन नेगेटिव लेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ये इक्वल होगी किसके, इसके, इस टोटल के एडिशन के। ये ही क्या है स्टूडेंट्स, बोर्न हैबर साइकिल है। ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि भाई लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, लैटिस एनर्जी के लिए आप लगाओगे डेल्टा एच लैटिस इक्वल टू, इसको यहां लिख देंगे, लैटिस एनर्जी कहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे, और बाकी जो है पूरा वो कुछ इस तरह से लिख देंगे, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह से इसको कर लोगे आप लोग। डेल्टा एच लैटिस अपन को निकालनी है, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन माइनस सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने आप अपन क्या मिल जाएगी, डेल्टा एच ऑफ लैटिस, यानी क्रिस्टल की लैटिस एंथैल्पी जो है आपको पता चल जाएगी। तो फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने आयनिक बॉन्ड की लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ ली है, बोर्न हैबर साइकिल था उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोवलेंट बॉन्ड से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है 11th क्लास का जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन टोटल मिला के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग, इसलिए आपको इसको पूरे को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक जो एटम है वो डोनर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देता है, और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है। वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, आयनिक बॉन्ड में। यहाँ क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में, एक एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या, उसके डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन देखेंगे कि किस किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। चलो देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है, सबसे पहले कि वेन एवर when a bond is formed by sharing of electron between two atoms is called covalent bond। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई
दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे पहला जिसे हम बोलेंगे, ये होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको समझें आप लोग। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किसी की 2.5 है तो हो सकता है दूसरे की 2.4 हो, 2.3 हो, 2.1 हो, इतनी आसपास हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? नॉन पोलर, क्योंकि पोलरिटी वहां क्रिएट होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस ही नहीं है। तो इस वजह से क्या रहते हैं? नॉन पोलर लेते हैं। तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन यदि लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेनिंग एटम्स, यानी कि जो एटम्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। ठीक है ना? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आप लोगों को कि अपने पास में ये H है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा H है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये जब ऐड होंगे तो यहां पर ये H और ये H और ये बॉन्ड इनके बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसके पास ये दो हो गए और इसके पास भी ये दो हो गए, मतलब इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन के केस में हम ड्यूप्लेट पूरा करेंगे, बाकी में हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल में बताया गया था, जो अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल में ये ऑक्टेट रूल को आप ऐसे समझ सकते हो, ऑक्टेट रूल ये कहता है, मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ, बाकी आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी स्पीसी want to complete their octet means 8 electrons in their valence और outermost shell। ठीक है ना? लुईस कोशेल ने ये जो है ऑक्टेट रूल दिया था। लुईस कोशेल ने ये ऑक्टेट रूल दिया था और उन्होंने बताया था कि कोई भी जो स्पीसी होती है वो क्या कोशिश करती है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, और या फिर हम उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। आउटरमोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ये ऑक्टेट रूल में बताया गया था। लेकिन हाइड्रोजन के केस में 8 नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो है ही नहीं इतने। ठीक है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो यह ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो मैं थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको बता देता हूँ, इसमें एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा। जैसे अपने पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आपके पास में 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने लिया 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से मिले, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर ये 2, 4, 6, 2, 4,
6। अब देखो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए, शेयरिंग कर ली ये, और इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो यहां देखो मैं यदि ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 4 6 8, और इस वाले ऑक्सीजन के लिए 2 4 6 8, यानी टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो यहां ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह इनमें जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं बॉन्ड को। ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड बना, यही बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन सिंपल सा, जैसे एन है। देखो मैं ये एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इस ऑक्सीजन की और इसकी दोनों की सेम है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर देखिए 2 3 4 5, यहाँ पर 2 3 4 5। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर ये एन, अब मैं देखो यहां बना रहा हूं, इसमें चेक करो, इसमें चेक करो 2 4 6 7 8। ठीक है, ये बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन को चेक करो, एक को थोड़ा डिफरेंट बनाओगे ना तो आपको अच्छे से अलग से विजिबल होगा ये। देखो 2 3 4 5, सॉरी इसको यहां से लो, ये हो गया ऐसे। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 कंप्लीट हो गए। बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन ये लोन पे रहेगी इस पे। तो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, कोवलेंट। आ गई बात समझ में आप लोगों को मेरे हिसाब से। अरे भाई आ गई क्या, हाँ ना तो बोलो यार। यहां पर देखो, अब एक छोटी सी बात आपको यहां लिख लेनी है। नहीं हाँ नहीं यार, आगे लिखवाएंगे, ठीक है ना। आप तो इसको समझो पहले, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जब बॉन्ड जो है वो क्या हो, ऐसे एटम्स के बीच में बने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम है या नहीं है। ठीक है, और ये बनता क्या, बॉन्ड बॉन्ड क्यों बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है, ऑक्टेट रूल की वजह से। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी स्पीसी जो है वो तभी स्टेबल हो सकती है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अदरवाइज उसका थोड़ा सा एग्जिस्टेंस मुश्किल है। ठीक है, ये लुईस कोसेल ने कहा। आउटर मोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब मैंने जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल दिया, तो ऑक्सीजन में इसमें 2 4 6, एक में 6 है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये दो ऑक्सीजन मिले, तो इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसने ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया, तो ये दो बॉन्ड बन गए, दो कोवलेंट बॉन्ड इसमें शेयरिंग से बन गए। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इस वाले ऑक्सीजन का चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीन की जरूरत है, तो तीन की शेयरिंग कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में बन गया। तो ये होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। फटाफट आप इसे लिखें, फिर मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताऊंगा वो कैसे पता लगाओगे। ठीक है, जल्दी लिखें। देखिए अब अपन बात करते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ लो ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या हुआ इसका, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present in outermost shell of species, क्या होगी वो एटम, is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब पता कैसे लगाएंगे, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आप लोगों को, उससे अपन पता लगा लें। जैसे अपने पास में है लिथियम, उसके बाद में है बेरिलियम, उसके बाद में है बोरोन, उसके बाद में है कार्बन, उसके बाद में है नाइट्रोजन, उसके बाद में है ऑक्सीजन, उसके बाद में है फ्लोरीन, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ नियोन। ठीक है, अब ये सेम चलेगा, ऐसे ही चलेगा सारे एलिमेंट्स में, आपको ध्यान रखना है इस बात का। इसमें होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें होता है 2, इसमें होता है 3, इसमें होता है 4, इसमें होते हैं 5, इसमें होते हैं 6, इसमें होते हैं 7, और इसमें होते हैं 8। आ गई बात समझ में, इस तरह से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने। अब मैं दूसरे टाइप का जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके बारे में बात कर रहा हूं। पहला हमने पढ़ा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो अब अपना टॉपिक है, दूसरा टाइप है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऐसे एटम्स के बीच में हो रही है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी नियरली सेम नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन different electron negativity containing atoms। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अपने पास में है H2, तो H2 में क्या क्या है, H प्लस O प्लस H। ठीक है, चलो इसके स्ट्रक्चर के बाद इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का क्या रेशियो है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक। यहां पर ऑक्सीजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है ये इन दोनों हाइड्रोजनों के साथ में शेयरिंग कर लेता है। ठीक है ना, तो कितने हो गए,
2 4 6 और ये 8। आ गई क्या बात समझ में? ये शेयरिंग कर लेता है। इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। आप कहोगे सर पेंटिंग जबरदस्त बना दी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, केमिस्ट्री में पेंटिंग से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी फिर भी ऐसा ही बना यार, क्या है यार, ये ऐसा बनेगा। तो यहां देखो ये कैसे बन गया, ये H ये O ये H और यहां पर, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया इसके बीच में, ये बन गया H2O। तो अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इस बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताया, वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में बताया, ऑक्टेट रूल क्या होता है, लुईस पॉसेल ने उसको दिया, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आने वाले लेक्चर्स को भी अच्छे से देखिए। थैंक यू।